बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी और एक छोटा सा टॉपिक और है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया है डिफरेंट लेक्चर्स में। तकरीबन 5-6 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखे वो लेक्चर, तो पहले इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें, इंट्रोडक्शन देके उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो देके उन पे एमसीक्यूज वगैरह बहुत सारी चीजें लेक्चर के अंदर अवेलेबल है। वो लेक्चर आपको कहां से मिलेंगे? दो सोर्सेज आपके पास हैं। एक आपके पास होगा alicoachingacademy.com, इस वेबसाइट पे जाएं, आपको ना सिर्फ हमारे 100 डेज के लेक्चर बल्कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके ईटैम डिकेट से रिलेटेड है वो आपको हेल्प वहां से मिल सकती है। द सेकंड थिंग इज दैट आप टॉपर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके प्लेलिस्ट तीनों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं टॉपिक की तरफ। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हमारे पास क्या है और ये कैपेसिटी कितनी होती है? बच्चे, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के टॉपिक में आपने पहले इन चार टर्म्स के डेफिनेशंस को क्लियर करना है एंड द सेकंड थिंग इज दैट इनकी वैल्यूज पर आपने याद करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर हमारे पास ये वैल्यूज जो है ये आ जाती है। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा मेरी तरफ। जो टोटल कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स के लंग्स की, यानी कि आप अगर इसको 100% भर दें तो इसमें कितना एयर आ सकता है? सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 5 to 6 लीटर। बट एक चीज याद कर ले बेटा, केपी की बुक में ये 5 लीटर लिखा है और फेडरल की बुक में ये 6 लीटर लिखा है। अब आपने क्या करना है, अगर एमसीक्यू में आता है 5 to 6 लीटर तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, और अगर ना हो तो फिर 5 लीटर का सिर्फ ऑप्शन होगा या 6 लीटर का होगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी, तो इसमें आपने ख्याल रखना है 5 to 6 नियरेस्ट ऑप्शन है, ना हो तो फिर 5 या 6 में से कोई एक हमारे पास मौजूद होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक टर्म है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रेथ। क्या मतलब है इसका? मैं एक बार इनहेलेशन करूं और फिर उसके कंपैरिजन में द अपोजिट प्रोसेस एक्सेलेशन करूं, तो इनहेलेशन और एक्सेलेशन जब ये होगी, इनहेलेशन के थ्रू एयर आएगा, एक्सेलेशन के थ्रू एयर बाहर जाएगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहां क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। पानी किधर है भाई? पानी दे दे मुझे। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहां बच्चे क्या होगा? एक्सचेंज होगा। वो जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज हो रही है उस एक्सचेंज वॉल्यूम को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम इज 500 ml। ये वैल्यू सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 500 ml या 0.5 लीटर, ये दोनों आप यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जरा गौर से देखना है बच्चे, आपने इनहेलेशन मैंने कर ली, देखिए हर एक चीज को आप यहां प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे इनहेलेशन हो गई, फिर एक्सेलेशन हो गई, एक्सचेंज जितने एयर का हुआ है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है, एक्सचेंज के बाद कुछ वॉल्यूम लंग्स के अंदर रह जाता है। वो जो वॉल्यूम रह गया है that volume is called residual volume. So the amount of air remain in lungs after expiration and that is 1.5 लीटर, या आप इसको 1500 ml ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये दो मेन चीजें हैं। The third important one is, थर्ड है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए आप किताब से इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। जिस तरीके से ये लिखा है इसको इसे याद कर ले आप। द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड किस वक्त? आफ्टर टाइडल विद फोर्सफुल इनहेलेशन। देखिए भाई मेरी तरफ देखिए गौर से, ये अब जो मेरी इनहेलेशन एक्सेलेशन हो रही है ये नॉर्मल है। अब अगर मैं ऐसे करूं डीप ब्रेथ, अब मैंने अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल किया है वो टाइडल के बाद, यानी फोर्सफुल इनहेलेशन मैंने की है। ये जो फोर्सफुल इनहेलेशन हमारे पास हुई है ये कितना अमाउंट ऑफ एयर
यहां आ सकता है, दैट इज अबाउट 3 लीटर या 3000 ml हमारे पास होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो वो अमाउंट ऑफ एयर जो टाइडल यानी नॉर्मल में नहीं, आप फोर्सफुल इनहेलेशन करें, आप जोर लगा के इनहेलेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, इससे जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल आप कर सकते हैं दैट इज राउंड अबाउट 3000 ml यानी 3 लीटर तक हो सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व। अब जरा गौर से देखिए आप मेरी तरफ, इससे पहले मैंने इनहेलेशन की डीप, अब क्या है, नॉर्मल हो रहा है, बट उस नॉर्मल के बाद ऐसे, ये आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सहेल कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप कितना वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, यह है 1.5 लीटर। यहां से बच्चे दो चीजें एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, एक कितना अमाउंट, एक इसकी डिफिनीशन टाइडल, रेजिडुअल, इंस्पायरेटरी रिजर्व और एक्सपायरेटरी रिजर्व, और फिर इन चारों की क्वांटिटी। गौर से सुने, रिपीट कर रहा हूं, वो अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सचेंज होता है रेस्ट पे, नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml है, दिस इज कॉल्ड टाइडल। रेस्ट पे वो अमाउंट ऑफ एयर जो आफ्टर एक्सहेलेशन लंग्स के अंदर रह जाता है 1.5 लीटर, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल करते हैं बट फोर्सफुली इनहेल करते हैं 3000 ml, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व। और एक्सपायरेटरी रिजर्व जो है वो क्या होगा, जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें। टॉपिक छोटा सा है बट इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आते हैं। चले जी, अब आ जाए जरा एक और टॉपिक की तरफ। ये दोनों टॉपिक्स को पहले से इसलिए लिखा है ताकि इस टॉपिक में स्पेशली कुछ एमसीक्यूज जगह जगह पे छुपे हुए हैं, उसको पॉइंट आउट कराऊंगा। तो आपने बिल्कुल गौर से देखना है, मेरे साथ साथ रहना है, कोशिश करें कि तवज्जो आपकी बिल्कुल मेरी तरफ रहे, मेंटली आप प्रेजेंट हो, आप इसको सीख सकेंगे। आप ज्यादा तेज आज मैं नहीं बोल पा रहा, तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो बनाना लाजमी है। रीजन इज दैट के बीच में आपका गैप ना आए और आपके लेक्चर्स मिस ना हो। तो अपनी खुसूसी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा ताकि ये आपके लिए इसी तरह लेक्चर्स बनाते रहें। अब आए जरा आपको सिखाऊं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। पहले आप समझेंगे ब्रीथिंग किसको कहते हैं। देखिए भी बहुत सिंपल सी बात है, ये एक लाइन में यहां मैंने लिखा, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। मैंने गैसेस का जिक्र डायरेक्ट नहीं किया, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब गौर से देखिए, अब ये जो इनहेलेशन लिखा है तो ये गैसेस होगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, वेरी गुड, अच्छा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये एयर की हो रही है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इनहेलेशन में स्पेशली फिर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन में स्पेशली हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बच्चे डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट या एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या द इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग। एक चीज आपको मजीद सिखाना चाहूंगा, मैं अक्सर जब डेफिनेशन पूछता हूं ना बच्चों से, तो उनके माइंड में एक पॉइंट पड़ा होता है, वो बता देते हैं। लाइक अगर आप प्रॉपर्टी देखिए एनिमल और प्लांट की, गौर से मेरी बात सुने, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम कहते हैं जब बच्चों को कि भाई ब्रीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, तो फिर बच्चे कहते हैं प्लांट में भी तो ब्रीथिंग होती है। भाई प्लांट वाली ब्रीथिंग नहीं है, वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, रिमेंबर, ब्रीथिंग में इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में कोई एक्टिव शेक्टिव नहीं है। इसलिए आपने ये याद करना है, एनिमल की प्रॉपर्टी ब्रीथिंग है और प्लांट वाली प्रॉपर्टी गैसियस एक्सचेंज है। हां, एनिमल में ब्रीथिंग के बाद एल्वुलाई और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज होता है उसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो एनिमल में ब्रीथिंग में इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज होगा। और प्लांट की जो बात है वहां हमारे पास क्या हो रही है, डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज है, कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है। देखिए भाई गौर से, शाबाश। मेन टॉपिक किधर है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन जब इसको कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पोजीशन है इसकी ओवरऑल ब्रेन के अंदर अगर आप देखें।
इस मेडुला ऑब्लांगेटा के पास ब्रीथिंग का कंट्रोल है। इधर देखिए, ये जो एरो जिस तरह मैंने दिए हैं ना, इसी तरीके से आपने इसको याद करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेडुला ऑब्लांगेटा के तीन पोर्शंस हैं, तीन पोर्शन, बट इधर मैंने दो को डिवाइड किया है फंक्शनली। एक वेंट्रल पोर्शन है और दूसरा डार्सल एंड लेटरल। ओवरऑल स्ट्रक्चरली तीन पोर्शन याद कर ले, वेंट्रल, डार्सल, लेटरल। अब जरा मेरी तरफ देखें, बायोलॉजी में बच्चे दो चीजें हैं, एक होती है लोकेशन, एक होती है पोजीशन। ये दो डिफरेंट बातें हैं। लोकेशन के ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन कहां है, कहां पड़ा है, और पोजीशन के ये वहां पे कैसे पड़ा है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। लोकेशन किसको कहते हैं कि ये कहां है, और पोजीशन की ये वहां कैसे है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, इसकी लोकेशन क्या है भाई, ब्रेन है ना, ठीक है, स्कल का हिस्सा है। अब इस मेडुला ऑब्लांगेटा के पोजीशंस के लिहाज से तीन पार्ट्स हैं, वेंट्रल, डार्सल, लेटरल। अब इधर मेरी तरफ देखें, वेंट्रल, डार्सल, लेटरल कैसे सीख सकते हैं, इस हेड की तरफ देखें तो आसान होगा। तवज्जो इधर, ये फ्रंट वाला वेंट्रल, इसके बैक पे डार्सल और इसके साइडों पे लेटरल। वेंट्रल, डार्सल, लेटरल, मेडुला ऑब्लांगेटा के तीन स्ट्रक्चरली पोर्शन तीन है, वेंट्रल, डार्सल, लेटरल। बट फंक्शनली यहां दो बातें हैं, ठीक है, फंक्शनली क्या है, दो बातें हैं। वेंट्रल पोर्शन कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन के रेट और डेप्थ को, इनहेलेशन के कंट्रोल इसके पास है। ये डार्सल और लेटरल ये रेट ऑफ एक्सहेलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए आपने वेंट्रल पोर्शन को कहना है इंस्पायरेटरी सेंटर, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल पोर्शन को क्या कहना है, इंस्पायरेटरी सेंटर, और डार्सल और लेटरल जो हमारे पास है वो एक्सपायरेटरी सेंटर। बट एक चीज आपको अभी से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां, और ऐसी बातें जो किताब में फिर डायरेक्ट नहीं होती, फिर आप गलती करते हैं। ये वाली तो किताब में लिखी है कि इनहेलेशन के साथ साथ वेंट्रल पोर्शन एक्सहेलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये तो रिथमिक पोजीशन है, अल्टरनेट है, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है, इस तरीके से। ये देखिए जरा आप गौर से, जब कंट्रोल इधर होगा इंस्पायरेशन का, तो ये इनडायरेक्टली एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डार्सल और लेटरल जो है ये रेट ऑफ एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात बिल्कुल तवज्जो से आपने सुननी है, ये बहुत जरूरी है। इधर ये रेट एंड डेप्थ, स्पेशली रेट ऑफ इंस्पायरेशन को इंक्रीज करता है, कंट्रोल इधर ये है। और इस कंट्रोल का मतलब यह क्या है, ये एक्सपायरेशन के रेट को डिक्रीज करता है। ये दो पॉइंट आपने सीखने हैं, ये बहुत लाजमी है। सो कंक्लूजन इज दैट इंस्पायरेटरी सेंटर इज वेंट्रल पोर्शन एंड एक्सपायरेटरी सेंटर इज डार्सल एज वेल एज लेटरल पोर्शन। ये दो हमारे पास ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के पार्ट्स के फंक्शन है। क्लियर हो गई ये बात, ये चीज आपने सीखनी थी कि ये रेथमिया क्या है, एरिथमिक पोजीशन किसको कहते हैं, अल्टरनेट है। देखिए पहले इनहेलेशन हो रही है फिर एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन। अगर आपने एक चीज नोट की होगी, जब कोई रो रहा होता है, स्पेशली बच्चे जब रोते हैं, तो वो इनहेलेशन के बाद क्या होना चाहिए, एक्सेलेशन। बट वो उस वक्त क्या करते हैं, इनहेलेशन के बाद फिर से एक इनहेलेशन डायरेक्ट होती है, जिस तरह वो सिस्किया जिसको कहते हैं, ऐसे बंदा सांस लेना ऐसे ऐसे 2-3 मरतबा इस तरह हो सकता है। तो ये हमारे पास कंट्रोल असल में किसके पास है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास है। अब जब भी एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, तो एक्सहेलेशन के लिए आपका ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा कम्युनिकेट करेगा डायफ्राम के साथ। ये आगे फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन डिटेल से पढ़ेंगे। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी क्या है, रिब्स किस तरह है, कौन फॉरवर्ड है कौन बैकवर्ड है, कौन सी पोजीशन हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगी। इधर आपने ये सीखना है, मेडुला ऑब्लांगेटा डायफ्राम के साथ कनेक्शन है, मैसेज दे रहा है इसको, और मेडुला ऑब्लांगेटा मैसेज इंटरकॉस्टल मसल को भी दे रहा है। ये चेस्ट कैविटी का है और वो डायफ्राम है। जरा गौर से देखें ये मैसेज कौन इसको देगा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा कम्युनिकेट विद इंटरकॉस्टल मसल विद द हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल नर्व्स। एक नर्व है जो ब्रेन और
इंटरकॉस्टल मसल के दरमियान है, तो उस नर्व का नाम क्या होगा? ये एमसीक्यू है, इंटरकॉस्टल नर्व। और एक नर्व जो मेडुला से लेकर डायफ्राम तक है, तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। इन दो पॉइंट्स को भी बच्चे एमसीक्यूज के लिए याद कर ले। मेडुला ऑब्लंगेटा कम्युनिकेट विद intercostal muscle with the help of intercostal nerves, and medulla oblongata communicate with diaphragm with the help of phrenic nerve। इन दो चीजों को आपने याद रखना है। ये जो है वॉलंटरी कंट्रोल, देखिए ब्रीथिंग कभी कभी वॉलंटरी होती है कुछ एक्शंस के दौरान, बट वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लाइक स्विमिंग के दौरान, सिंगिंग के दौरान, रनिंग के दौरान। ये कुछ रनिंग के दौरान तो नॉर्मली इनवॉलंटरी होगा, बट किसी भी एक्शन में आप किसी छोटे से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, ब्रीथिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी, तो आंसर होगा इनवॉलंटरी। बट अगर पोजीशंस या कोई स्पेसिफिक एक्शंस डिफाइन किए गए हो कि ड्यूरिंग क्राइंग, ड्यूरिंग स्विमिंग, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटीज, ड्यूरिंग क्या हमारे पास सिंगिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें इनके दौरान वॉलंटरी होता है, बट वो भी कुछ टाइम के लिए। ज्यादा देर के लिए अगर आप इसको वॉलंटरी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ज्यादा देर के लिए आपने ब्रीथिंग को वॉलंटरी नहीं रखना। क्लियर हो गई बात? इसमें बच्चे आपने ये कुछ पॉइंट्स, ये वैल्यूज और डेफिनेशंस याद करनी है। यहां ये कनेक्शंस याद कर लें, ये बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट द टू इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रीथिंग के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।